आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ दो ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओबीजी एंड एमएसएन पर कमांड कैसे करें कि ओबीजी में मैम कैसे सब्जेक्ट को पढ़े, यानी कि इन सब की थियोरी को आपको पढ़ना पड़ेगा। बोलते सब है लेकिन करता कोई नहीं है। जितने भी पेपर अवेलेबल हैं उन सारे पेपर्स को टिप्स पे करना है। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इन सारे थियोरी का पता आप इस एमसीक्यूज के थ्रू लगाते हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपके नेगेटिव मार्किंग पे आपका कमांड मतलब ऐसा रहेगा कि नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो। बट हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ दो ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो है ओबीजी एंड एमएसएन। जैसा कि आप देख सकते हो कि ओबीजी एंड एमएसएन पर कमांड कैसे करें, कैसे इन सब्जेक्ट को इन शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ें, इतने अच्छे से पढ़ें कि इसका एक भी क्वेश्चन हमसे छूटकर बाहर ना निकले और हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो शायद हम जिस अप्रोच को यूज करते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं इन सब्जेक्ट को लेकर, अगर उसी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ इन सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो शायद इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हम बहुत अच्छा स्कोर इन सब्जेक्ट में कर सकते हैं, अपनी रैंक को, अपने सिलेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ओबीजी की कि ओबीजी में मैम कैसे सब्जेक्ट को पढ़ें, किस तरह से अप्रोच करें कि अगर कोचिंग कर रहे हैं तो टू द पॉइंट्स हमें सब कुछ बना बनाया मटेरियल मिल जाता है, लेकिन हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो कैसे पढ़ें। अगर खुद से तैयार कर रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और इन सब्जेक्ट पे कमांड करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप इसकी थ्योरी को क्लियर करो। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आपको सब्जेक्ट के, आपको टॉपिक की, कंटेंट की नॉलेज नहीं होगी। तो हमें सब कुछ ओबीजी में नहीं पढ़ना होता है, पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, बट थ्योरी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन सब की थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, जब तक आप उसकी थ्योरी को नहीं समझोगे, तब तक इस सब्जेक्ट पे कमांड करना बहुत मुश्किल है। हमने बोला ना कि अच्छा कमांड होना चाहिए। अच्छे कमांड के लिए हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक या जितने भी टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सारे टॉपिक की थ्योरी, उन सारे सब्जेक्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट के आए हुए हर एक पीवाईक्यू आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपने इतनी बार उन पेपर्स को पढ़ा है, इतनी बार रिवाइज किया, बोलते सब है लेकिन करता कोई नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपने टिप्स पे कर रखा है, शायद वो टॉपिक में था भी नहीं, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था तो आपने पढ़ के उसे याद कर रखा है, तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम बोलते हैं लेकिन कोई नहीं करता। अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर जितने भी, सिर्फ एक नहीं कि एम्स के एग्जाम में जो आया है, जितने भी पेपर अवेलेबल है उन सारे पेपर्स को टिप्स पे करना है। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपने 2-3 हजार, 4,000 क्वेश्चन, सिर्फ एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूं, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, बार बार पढ़ा है, चाहे वो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे जो भी गाइड आप सॉल्व करते हो एमसीक्यूज के लिए, उन सब गाइड से आपने एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ रखा है, जिससे आपको यह पता चलता है कि जो मैंने थ्योरी पढ़ा है वो सच में अपने आप को आप इवैल्यूएट करते हो। इन सारे थ्योरी का पता आप इस एमसीक्यूज के थ्रू लगाते हो कि जो भी थ्योरी मैंने पढ़ा है, क्या वो थ्योरी इस पे जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे यूज हो रहा है, निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो जाएगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपके नेगेटिव मार्किंग पे आपका कमांड मतलब ऐसा रहेगा कि नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो। बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव को कंट्रोल कैसे करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं। तो जब मैंने जो तरीका बताया, इस सब तरीके से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपका नेगेटिव कंट्रोल होगा, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो पीवाईक्यू जो हो, चाहे वो आप एमसीक्यूज हो, मॉडल टेस्ट पेपर, उनसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना, इवैल्यूएट करना है। तो ओबीजी के अंदर थ्योरी को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं जो इन सब्जेक्ट में होते हैं। इसको जरूर से पढ़ के जाना। और एक सबसे प्लस पॉइंट यहां पे होता है कि इमेज बेस्ड के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस हो,
इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस हो, इमेज बेस्ड के क्वेश्चंस हो, इसको भी जरूर से जरूर देखकर जाना, जरूर से जरूर एग्जाम में देख के जाना, इसे छोड़ के नहीं जाना है। अगर इस अप्रोच से आप पढ़ाई करते हो, ओबीजी को पढ़ते हो, तो इस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी, आप भी इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद भी सब कुछ पढ़ने के बाद मैम रिवीजन के लिए फिर इतनी मोटी नोटबुक को पढ़ना होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो, बहुत अच्छे से सारी चीजें टिप्स पे हैं, तो उन सबको आप एक शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो कि ये चीजें ऐसी हैं जो मैं बार बार भूल रहा हूं। मैंने जैसा कि बोला है, जो भी आप बार बार भूल जाते हो, जो भी आप बार बार भूल जाते हो या फिर गलत करते हो या फिर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, आपकी गलती हो जाती है, आप भूल रहे हो, आप भूल रहे हो बार बार, ठीक है, या फिर आप गलत कर रहे हो, तो आप एक काम करना, जो चीज गलत हो रहा है, जितनी बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो गलत हो रहा है, जितनी बार आप उसे पढ़ रहे हो, नोटबुक रिवाइज कर रहे हो, वो आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, उसे एक शॉर्ट नोटबुक में लिख लो, शॉर्ट नोटबुक में लिख लो। और उस नोटबुक को एग्जाम के पहले दिन तक रिवाइज करते रहना, जब भी टाइम मिले उस नोटबुक को रिवाइज कर लेना, उसमें वो सारी चीज होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि फालतू चीजें लिख के नोटबुक भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, वैल्यू है, मान लो प्रेशर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में पता है बार बार आता है लेकिन मेरा गलत हो जाता है, तो वो सब आपके इस नोटबुक में होना चाहिए। एक नोटबुक ये ऐसा होता है जो लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, क्योंकि हम 11-15 नोटबुक को एग्जाम से पहले नहीं रिवाइज कर सकते और हौच पौच हो जाता है, मन एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उस 10-15 नोटबुक को पढ़कर सिर्फ एक नोटबुक में हम शॉर्ट नोट्स में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारी भूलने वाली चीजें हम लिख सकते हैं और वो एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। और एग्जाम में जो चीज आप भूल रहे होगे, एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक आप बार बार उस नोटबुक को रिवाइज करके प्रैक्टिस कर करके गए होगे, तो वो चीज एग्जाम में आने वाली आपकी कभी गलत नहीं होगा। बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ने में वो सारी नोटबुक सब कुछ आपने पहले से कर रखा है तैयार, और उन सब नोटबुक से निकाल के एक नोटबुक ऐसा बना रखा है जिसे आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। ऐसा मैंने किया था, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ती थी, 3 दिन पहले सब कुछ छोड़ दिया, जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया, 3 दिन पहले छोड़ के सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कंटेंट को और सिर्फ उस नोटबुक को रिवाइज करती थी कि मैंने उस नोटबुक में हर एक पॉइंट, हर एक चीज लिख रखा था, जिससे कि वो एग्जाम में कभी गलत नहीं होता था। पता था कि हाइपर होगा, हाइपो होगा, प्रेशर ज्यादा था, कम था, या जो भी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं जो हम भूलते, जो याद रहता है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम याद ही है, 135 से 145 होगा, 3.5 से 5. जो चीज याद है कि हम एक बार कोई आंख बंद में भी पूछे तो हम तुरंत आंसर कर देते, वो चीज नहीं है। लेकिन जो चीज गलत हो रही है, बार बार भूल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, वो सब इस नोटबुक में लिखना है, बहुत हेल्प होता है, बहुत ज्यादा। तो आपको पता चल गया ओबीजी को कैसे कमांड करना है। इन शॉर्ट हमने सब कुछ पढ़ा, रिवाइज किया, एमसीक्यूज पढ़ा, पीवाईक्यू पढ़ा, और जितने भी इमेज बेस्ड के क्वेश्चन थे उनकी भी प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद एक नोटबुक में जो बच गया वो लिख के अब हमारा ओबीजी तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं कि एमएसएन को कैसे तैयार करें। मैम, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। आप बहुत सारे सब्जेक्ट मत देखो ना, आप अपने एक एक सब्जेक्ट को तैयार करते चले जाओ, ठीक है। पहले से ही जो आपको हार्ड लग रहा है एमएसएन सबसे पहले तैयार करके रख लो। एग्जाम टाइम पे सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, और रिवीजन का बढ़िया तरीका मैंने बता दिया, पूरी नोटबुक को रिवाइज करो, भूलने वाली चीजों को लिख लो, जिससे बाद में आपको सिर्फ एक नोटबुक ही रिवाइज करना होगा, 20 नोटबुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपने एक एक सब्जेक्ट को डिवाइड करो, और सबसे पहले इसमें अप्रोच रखो कि आपकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। आपकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हर एक सब्जेक्ट की जब क्लियर होगी तो आप डिजीज पोर्शन को समझ पाओगे। हर सब्जेक्ट की अप्रोच मैं बता रही हूँ, हर सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। हर सब्जेक्ट में एनाटमी फिजियोलॉजी को पढ़ना है, फिर उसके डिजीज पोर्शन को पढ़ना है, फिर डिजीज के बाद जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन होता है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैनेजमेंट में चाहे मेडिकल मैनेजमेंट हो, चाहे सर्जिकल मैनेजमेंट हो, चाहे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो, चाहे नर्सिंग मैनेजमेंट हो, ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है कि ये दवाई देते हैं, ये सर्जरी करते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें नर्सिंग का फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है, प्रायोरिटी एक्शन ये होता है, और ड्रग ऑफ चॉइस में हम ये देते हैं। हर डिजीज के साथ आपको ये अप्रोच यूज करना है। डिजीज पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देख के जाओ। किसी किसी एग्जाम में उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन,
उसका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करूं या इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, हमेशा चॉइस में पूछ लिया जाता है कि बताओ गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या होगा, बेस्ट डायग्नोसिस क्या होगा। तो हर किसी का इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर एक डिजीज का इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसमें करते हैं या अदर जो भी टेस्ट हैं वो सब पूछा जाता है किसमें क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो हमेशा यूजफुल होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। हर सब्जेक्ट के पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर डिजीज पोर्शन है, उसका मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये सब पढ़ के आपको जाना है। ऐसा ही अप्रोच रखना है। और जैसे कि आपने मान लो एक सिस्टम ले लिया, जैसे कि आपने नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ लिया, अब नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ के एक बार में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, सारी चीजें टिप्स पे हो गई। और जो ऐसी चीज थी कि मान लो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भूल रहे हैं, शॉर्ट नोटबुक में लिख के हमने खत्म कर दिया। उसके बाद नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पे आते हैं। एक काम करो, अपने शॉर्ट नोटबुक में एक लाइन में एक डिसऑर्डर लिखो। जैसे कि मान लो आपने लिख लिया पार्किंसन डिजीज या फिर आपने लिख लिया सीजर, और इसमें क्या मेन हाईलाइट करके, जब आपको पता है कि ये चीज ऐसा है कि भूल जाते हैं या गलत हो जाता है, तो एकदम हाईलाइटेड पॉइंट है, सिर्फ उस पॉइंट को लिख लो। क्योंकि पूरा डिजीज लिखने के लिए नहीं है, एक लाइन में, 2 लाइन में आपका एक डिजीज खत्म हो जाना चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस ये है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ये है, मैनेजमेंट या ड्रग ऑफ चॉइस में हम ये देते हैं। और इसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स से, इसके मैनेजमेंट से, इसके प्रायोरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 लाइन में एक डिजीज खत्म, एक पेज में आपका नर्वस सिस्टम खत्म, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर खत्म। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीएडी है, एमआई है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन मोस्ट कॉमन है, प्रायोरिटी में किसे करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, एंजाइना, उसके टाइप्स, और सब कुछ आपने एक पेज के अंदर पूरा लिख लिया। ठीक है। ईसीजी है तो उसके जो भी है वो तो प्रैक्टिस करके हो जाएगा, इमेज बेस्ड तो करना ही है। देखो सब में जो इमेज बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको करना ही करना है, उसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है। हर एक इमेज को देख के जाना है, जितना आप देख सकते हो, जितना आपके टॉपिक या से रिलेटेड है वो सब तो देखना ही है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार करोगे, मैंने बोला एक शॉर्ट नोटबुक बनाओ, और उसमें अगर आपके 12 सिस्टम है तो 12 सिस्टम को 12 से 14 पेज, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 15 पेज में पूरा एमएसएन हो जाना चाहिए। तो एक नोटबुक में ही आपके एमएसएन भी हो जाएंगे, 1-2 पेज में ओबीजी भी हो जाएगा, सब कुछ आपका लिखा होगा जो आप भूल रहे हो, जो आप डिजीज पढ़ने के बाद याद नहीं रख पा रहे हो कि डिप्लोपिया किसमें था, ब्लड वीजन किसमें था, या निस्टैग्मस किसमें होगा, या फिर मान लो आपको कुछ और असेंडिंग वीकनेस किसमें था, ये सब नहीं याद रह रहा है। समझ में आ रहा है कि किसी के कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि आपको नहीं याद हो रहा है कि भाई इंटरफेरन किस में देते हैं, या ये ड्रग स्पेसिफिकली इसमें दिया जाता है, नहीं याद रहता है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं याद रहता है। जब आप एक साथ कंबाइन पढ़ते हो तो सारे डिजीज मिक्स हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ ये शॉर्ट नोटबुक एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। उसे आप कैसे बेस्ट बनाओगे, ब्रह्मास्त्र किस तरीके से बनाओगे वो मैंने बताया, बनाना करना आपको पड़ेगा। क्योंकि उस नोटबुक में जो चीजें आपने लिखी हैं वो आपको याद रहेगा और किसी के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। आप क्या भूलते हो आप लिखोगे, हो सकता है कोई दूसरा उसे याद रखता हो, कुछ और भूल रहा हो। समझ में आ रहा है? तो वो जो नोटबुक आप बनाओगे वो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज होगी, जिसे आप लास्ट के 3 दिन में पूरे नर्सिंग को रिवाइज कर सकते हो। एक नोटबुक ही तो रिवाइज करना है, और उस लास्ट के 3 दिन में कम से कम 5 बार रिवाइज कर लोगे उस नोटबुक को। समझ में आ रही है बात? तो आप अपने उस नोटबुक की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है। इन सब्जेक्ट पे कैसे कमांड करना है मैंने बता दिया। शॉर्ट नोटबुक बनाना है और उसमें उन चीजों को लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, हम भूल रहे हैं। जैसे ईसीजी में चेंजेस होता है, ठीक है, मान लो पोटेशियम ज्यादा हो रहा है, पोटेशियम कम हो रहा है, कैसे चेंजेस होते हैं। मैम हमेशा गलती होती है, ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया में ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं। तो 2 लाइन में आप उसको लिख लो कि इसमें ये होता है। अगर मान लो हाइपर का भी याद है तो हाइपो अपने आप याद हो जाएगा, इसमें ये नहीं होगा तो हाइपो में होगा, या दोनों को लिख के उसे याद कर लो। तो जो चीज आप भूल रहे हो शॉर्ट नोटबुक में उन चीजों को डालो, और अपने सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है, इमेज से रिलेटेड देखते रहना है, सब्जेक्ट के साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ एक एक चैप्टर को तैयार करना है, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि एमएसएन एक दिन में खत्म हो जाएगा, 11 चैप्टर है तो टाइम लगता है। हो सकता है एक सब्जेक्ट को तैयार करने में आपको 2 दिन 3 दिन का टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने नोट्स बना रखा है, आपको रिवाइज करना है, तो अभी टाइम है, करो, करना पड़ेगा। एमएसएन फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ओबीजी और एमएसएन को कैसे
कमांड करें, कैसे उस पर अच्छा कमांड होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बता दिया, इन सब चीजों को पढ़ के इसकी थ्योरी को आपने, इतना सब करके आपने क्या किया, अपने थ्योरी को स्ट्रांग किया, अपने कंटेंट को बोल्ड किया। और सबसे चीज पढ़ने के बाद भी लोग भूल जाते हैं, तो इसे याद कैसे करें, लर्न कैसे करें, अपने माइंड में रिटेन कैसे रखें, ये मैंने बताया है। जो तरीका आपको बताया है, इससे ना सिर्फ आप थ्योरी को कंप्लीट कर पाओगे, कंटेंट को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, इसके साथ साथ आप इसे लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। और डेली अगर आप उस शॉर्ट नोटबुक को रिवाइज करते हो तो वो चीजें इतनी टिप्स पे हो जाएंगी कि उससे बेहतरीन और कुछ होगा नहीं। जो आप भूल रहे हो उसे आपने लिख के ऐसा कमांड कर लिया, अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लिया। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको याद है, वो तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन जो आपकी वीकनेस थी, जो हर बार आपको क्वेश्चन गलत करवा रहा था, आपने उसको अपना स्ट्रेंथ बना लिया, उस पर आपने अपनी पकड़ बना ली, कमांड बना लिया। और जब हम अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गई बात? तो अपने एमएसएन को बोल्ड करने के लिए अपने थ्योरी, अपने कंटेंट को पढ़ने के साथ हम उसे लंबे टाइम तक याद भी रखेंगे। और फिर मैंने बोला है, पीवाईक्यू का कोई भी पेपर हम छोड़ेंगे नहीं, पीवाईक्यू को अपने टिप्स पे करेंगे। और इसके साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है एमएसएन के लिए, क्योंकि एमएसएन में मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो उन प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्लिनिकल वाले क्वेश्चंस की, जो सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। एग्जाम से 2 दिन पहले सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है, उसकी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले यानी कि अभी से हमें करते रहना होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से इन सब्जेक्ट पे अपनी कमांड को करना है और लंबे टाइम तक याद भी रखना है। नेगेटिव कंट्रोल भी हम सीख जाएंगे, इससे हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करना होगा, हमें टाइम देना होगा और इन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। हार्ड नहीं है, अगर हमें पढ़ा है, अगर हमने समझा है, तो हम बहुत अच्छे से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट है, जैसे फर्स्ट रैंक लेके आते हैं, आप भी अपने टॉप रैंक लेके फर्स्ट टाइम में ही अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हो। थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से जरूर कमेंट छोड़ना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो या कुछ और चाहते हो कि उस पर आप वीडियो बनाओ, या फिर उन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, या कोई अदर टॉपिक या अदर जो आपकी प्रॉब्लम्स है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।